सेक्शन बी हम देखते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डिजीज एंड क्लासीफाई द काउज ऑफ डिजीज। रोग को परिभाषित कीजिए और रोगी के कारणों को वर्गीकृत कीजिए। तो इसका आंसर नंबर 5। शरीर की एक ऐसी अवस्था जिसमें शरीर का एक अथवा अधिक भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, इसे डिजीज कहते हैं। शरीर का एक या एक से अधिक भाग कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे हम डिजीज कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ काउज ऑफ डिजीज, तो कारण क्या हो सकते हैं डिजीज के? तो सबसे पहला कारण है हेरिडिटरी डिसऑर्डर, जन्मजात कारण हो सकते हैं। फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, फिजिकल केमिकल एजेंट में जैसे ड्रग्स, कोई मेडिसिन होगी। सिगरेट एंड एल्कोहल, सिगरेट जो है ये आपके लंग्स प्रॉब्लम कर सकता है। एल्कोहल है लीवर प्रॉब्लम कर सकता है। एक्सेसिव ऑफ हीट और कोल्ड, अत्यधिक मात्रा गर्मी में एक साथ कोल्ड ठंडे वातावरण से एकदम गर्म वातावरण में गए या अचानक गर्म से आके आप बिल्कुल ठंडे वातावरण में आ गए हो तो उससे भी आपकी स्किन पर फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो एक्टिव सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी करंट लग सकता है। उसके अलावा रेडिएशन की हाई इंटेंसिटी होने के कारण वो आपको बंद कर सकती है। फिजिकल इंजरी, किसी एक्सीडेंट होने के कारण या किसी भी प्रकार की फिजिकल इंजरी के कारण। अनकंट्रोलेबल ग्रोथ रिजल्टिंग ऑफ कैंसर, जो स्किन ये जो सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल हो जाती है तो उसको कैंसर कहते हैं और ये कैंसर भी एक कारण हो सकता है जिसको हम डिजीज कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा संक्रमण, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगल हो गया, पैरासाइट्स हो गया, ये भी कारण कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम या तो हाइपर रेस्पॉन्सिबल हो गया, वीक रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसके कारण भी हम डिजीज कह सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जैसे हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया हो, किसी हार्मोन की कमी होगी, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। माल न्यूट्रिशन, जितनी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। एंड विटामिन डेफिशिएंसी इटिस, विटामिन की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन ए जो है वो आइस के लिए है, विटामिन डी रिकेट से, ऐसी कई प्रकार की बीमारियाँ विटामिन की कमी से हो सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड रोल ऑफ नर्स इन असेसमेंट। शारीरिक परीक्षण और मूल्यांकन में नर्स भूमिका पर लघु नोट लिखें। तो इसमें देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। शारीरिक परीक्षण के दौरान सिर से लगाकर अंगूठे तक जांच करना, हेड से लेकर टॉय तक जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। जैसे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, जैसे विजन, दृष्टि का कोई दोष, जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, स्क्लेरा का रंग येलो हो गया हो, ऐसा कुछ। ओरल कैविटी, जीभ की जांच करते हैं। उसके अलावा स्वाद की जांच करते हैं, टेस्ट बड्स की जांच करते हैं, कान की जांच, सुनने की जांच तथा हाइजीन है या नहीं, गले की जांच है, स्वेलिंग आ रही है, टॉन्सिल्स बढ़ रहे हैं, चेस्ट की जांच है, चेस्ट का सांस लेते समय चेस्ट फूल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है, रेस्पिरेशन रेट 12 से कम है, 20 से ज़्यादा है। पेट की जांच, फूड हैबिट, कैसे फूड्स खाते हैं, नाउजिया, वोमिटिंग, अर्जो वोमिटिंग हो रही है या वोमिटिंग हो ही रही है। उत्सर्जी अंगों की जांच, यूरिनरी ब्लैडर फंक्शन, बोवल फंक्शन, इसका डिसफंक्शन होना। अन्य स्किन, जैसे कलर साइनोसिस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया और नेल बेड्स, एनीमिया होता है तो नेल्स की बेड सड़ने लग जाता है। सिमेट्री और एस्टिमिटी, बॉडी का तापमान। रोल ऑफ नर्स असेसमेंट, जो नर्स जो है उसका क्या रोल है नर्सिंग असेसमेंट में। तो बिफोर असेसमेंट पहले रूम को वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, रूम में लाइट की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। जांच के हिसाब से सारे आर्टिकल यूज में आ रहे हैं वो सभी डिसइंफेक्टेड होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। मरीज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि ये फिजिकल असेसमेंट इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन प्रदान करेंगे। आफ्टर असेसमेंट पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रदान कर देंगे। आर्टिकल जो अपने यूज लिए हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। उसके अलावा अपन क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखते हैं। डिफाइन पेन एंड इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। दर्द और उसके नर्सिंग प्रबंधन को परिभाषित करें। तो पेन एंड इट्स नर्सिंग मैनेजमेंट। पेन एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। इसके अलावा जो ये था अपना फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसमें 4 टेक्निक यूज में ली जाती है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कुलेशन। तो इंस्पेक्शन जो है इस प्रकार की जो आकलन होता है, इसमें देखकर सूंघकर इस प्रकार से पता लगाया जाए साइनोसिस की कंडीशन है, जॉन्डिस की कंडीशन है वगैरह। उसके अलावा जो पाल्पेशन वाली प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट के आवश्यकता की हाथ जो है वो पेशेंट का हाथ जो है वही उपकरण का काम करता है। इसमें अगर वो थोड़ा सा पुश करके देखता है सुपरफिशियली, अगर वो दबा के देखेगा तो उसमें 1 या 1.5 इंच तक वो प्रेस करके देखते हैं। उसके अलावा अगर डीप करता है तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक होता है। परक्यूशन जो तीसरा मेथड है, इसमें हल्की से टक्कर मार के जैसे टक टक करके पता लगाया जाता है कि जिस ऑर्गन में या जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर द्रव भरा हुआ है या फिर गैस भरी हुई है, इसका पता लगाया जाता है। ऑस्कुलेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें ऑस्कुलेशन में मेनली आर्टिकल का यूज लिया जाता है। जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, इनका यूज इसमें लिया जाता है। तो ठीक है, अपन आते हैं वापस 7 नंबर के क्वेश्चन पे। तो जो पेन है एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना मतलब बहु आयामी घटना है, बहुत बड़ी घटना है जिसमें डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन व सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। ये एक पर्सनल व सब्जेक्टिव, क्योंकि हर व्यक्तिगत है, अलग अलग होता है, जिसका कि कोई भी व्यक्ति द्वारा पेन का परसेप्शन जो है वो सेम नहीं रहता। हर व्यक्ति को अलग अलग परसेप्शन होता है। तो ये तो हुई डेफिनेशन। उसके अलावा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द स्टडी ऑफ पेन ने पेन को इस तरह डिफाइन किया है कि यह एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है जो कि या तो एक्चुअल में टिश्यू डैमेज होने से होता है या टिश्यू डैमेज होने वाला है से हो सकता है, या तो टिश्यू डैमेज हो चुके हैं या टिश्यू डैमेज होने वाले हैं। इस प्रकार का जो एक्सपीरियंस होता है उसको हम पेन कह सकते हैं। या फिर यह एक हानिकारक हार्मफुल स्टिमुलेशन है जो टिश्यू डैमेज होने के लिए चेतावनी देता है या वार्निंग्स है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेन। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि पेन रिलेटेड टू टिश्यू इंजरी फ्रॉम द इंसिजन, या तो किसी कट लगने की वजह, कट होने की वजह से पेन हो रहा है, या फिर आप मान लो इस चीज में मतलब होता है रक्त वाहिनियाँ जो होती है उसमें ब्लड लगातार फ्लो करता रहता है। अगर उससे किसी भी पार्ट में अगर ब्लॉक आता है तो उसे इस्चेमिक कहते हैं। ट्यूमर इनक्रोचमेंट इन ऑर्गन और बोन। अगर ट्यूमर का जो है इनक्रोचमेंट अतिक्रमण, इनक्रोचमेंट का मतलब तो अतिक्रमण इन ऑर्गन और बोन, किसी भी सेल टिश्यू जो कैंसर ट्यूमर का रूप लेते हैं, अगर वो ऑर्गन या बोन में है तो वो अपनी जो नॉर्मल कैपेसिटी में वो बढ़ के रहेंगे तो उस जगह पेन होना स्वाभाविक है। उसके अलावा अपना गोल क्या होगा? अगर पेन है तो अपना गोल क्या होगा? पेन रिलीव करने के लिए अपन मेडिसिन अप्लाई करेंगे जो पेन को से अपने राहत देगी, या पेन की कंडीशन के दौरान पेशेंट को सपोर्ट प्रदान करेंगे, पेशेंट को मेजर करेंगे, पेशेंट को मेजर करेंगे कि भाई कितना दर्द हो रहा है, कम है, ज़्यादा है। पेन रिलीव करने के लिए पेशेंट को माइंड को डाइवर्ट करेंगे, जिससे किसी उसको बुक पकड़ा दी, टीवी का शो देखने के लिए दे दिया, उसको मोबाइल में कि जो फेवरेट गेम है वो खेलने के लिए दे दिया, तो इसको डिवर्जन थेरेपी कहते हैं। ये इसमें यूज में ली जा सकती है, डाइवर्ट करेंगे। उसके अलावा अदर नर्सिंग डायग्नोसिस आर,
क्या होगा, और एक्टिविटी इंटॉलरेंस मतलब वो कार्य जो करने में, किसी भी प्रकार कार्य करने में असक्षम रहता है, इसे एक्टिविटी इंटॉलरेंस कहते हैं। एंजाइटी इन फियर, उसे डर लगता है, एंजाइटी फील होती है। उसके अलावा उसको स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस है, प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है। एनाल्जेसिक ड्रग, एनाल्जेसिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉन ओपियोइड ड्रग एस्पिरिन, सैलिसिलेट, ओपियोइड ड्रग कोकेन, हाइड्रोकोर्टिसोन, मेप्रिडिन। इवेल्यूशन, अब अपन इवेल्यूशन क्या करेंगे, अपन ने गोल बना लिया, उसको मेडिसिन दे दी, तो इवेल्यूशन करेंगे पेशेंट को पेन की इंटेंसिटी जो है, पेन की गहनता जो है वो कम है या नहीं हुई है, पेशेंट स्वयं का कार्य खुद कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट इसमें इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो स्वयं का कार्य करने लग जाता है और उसकी जो फियर एंजाइटी है और वो कम होने लग जाती है। तो इवेल्यूशन पेशेंट का पेन की इंटेंसिटी कम होती है, पेशेंट स्वयं का कार्य खुद करता है, पेशेंट की एंजाइटी एंड फियर कम होता है। उसके अलावा अपन 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप राइट शॉर्ट नोट ऑन कोलीलिथियासिस, पित्ताशय शोध पर लघु नोट लिखें। तो 8 नंबर का आंसर अपन देखते हैं। कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है, साइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, कोलाइटिस मतलब होता है गोल ब्लैडर, मतलब गोल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन कोलिसिस्टाइटिस कहलाता है। तो ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो कैलकुलस है, या तो पथरी जम रही है या एक पथरी नहीं जमी है। तो पथरी जमने वाली कंडीशन में पथरी का बनना तथा अन्य किसी कारण से कॉमन बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें रुकावट आ जाती है, तो कैलकुलस से कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है। कैलकुलस, इसमें तो क्या कह रहा है अपन, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, और कैलकुलस में किसी इन्फेक्शन की वजह से, अगर किसी इन्फ्लामेशन रिएक्शन की वजह से गोल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन आ जाता है तो इसे अकैलकुलेटेड कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है। रिस्पेक्टर ऑफ गोल ब्लैडर, रिस्पेक्टर क्या हो सकते हैं गोल ब्लैडर वो कोलिसिस्टाइटिस के लिए। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ी है गोल ब्लैडर में, तो ओबेसिटी के कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी होती है। तो यूज, अगर वो सेक्स के दौरान एस्ट्रोजन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ड्रग्स है वो यूज कर रही है। उसके अलावा आप लीजिए रैपिड वेट लॉस, जल्दी वेट कम करने के लिए अगर किसी मेडिसिन का यूज किया गया तो उस जगह पे हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल लवरिंग ड्रग्स, अगर जो ड्रग्स ऐसी है जो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर नहीं जाने देती है तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद दूसरा टाइप है पिगमेंटेड गोल स्टोन के कारण क्रोनिक हेमोलाइसिस। अब हेमोलाइसिस का मतलब तो होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल है वो टूटने लग जाती है। तो क्रोनिक का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या, क्रोनिक लीवर डिजीज, लीवर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके कारण बायलरी इन्फेक्शन। बायलरी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि बायलरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन है, बाइल जहाँ से होकर निकलती है वहाँ का अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसे बायलरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो यह तो रिस्पेक्टर हो गया। उसके अलावा अपन देखते हैं साइन सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें है सबसे पहले फीवर, अब कोसली फीवर होना ही है, पेन, नाउजिया, इंडाइजेशन जो अगर जो बाइल का काम है वो अगर वो बाइल नहीं है तो उस जगह इंडाइजेशन होना ही है। फीलिंग द प्लेजर इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, अपर क्वाड्रेंट रीजन जो है वहाँ पर प्रेशर फील होगा। मसल्स गार्डिंग इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन। मोर्बिसन, अब मोर्बिसन क्या होता है, इसमें एब्डोमिनल पार्ट पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, एब्डोमिनल पार्ट के जहाँ पर गोल ब्लैडर होता है उस जगह अगर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पर दर्द होता है, उसे मोर्बिसन कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार रुकावट, ब्लीडिंग टेंडेंसी बड़ी हुई होती है। इसके अलावा डायग्नोसिस क्या करें भाई, कोलिसिस्टोग्राफी कर लेंगे। उसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेंगे। कंजुगेटेड
रूबिन लेवल, बिलीरुबिन का जो लेवल है वो माप लेंगे, इनके WBC बढ़ी हुई है नहीं। उसके अलावा अपन इसका प्रबंधन देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट ड्रग्स, शुरुआत में कीनोडियोक्सीकोलिक एसिड दी जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी, कोलिडोस्कोपी, कोलिडोकोलिलिथियोटोमी, कोलियो एंजियोग्राफी। उसके अलावा नर्सिंग प्रबंधन, नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले पर्याप्त आराम प्रदान करें, उसको प्रॉपर पोजीशन प्रदान करें, पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की गई है फिजिशियन और डॉक्टर द्वारा, उसको दें। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना, प्रिस्क्राइब्ड IV फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, IO चार्ट मेंटेन करना, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्जिकल पेशेंट, इसमें सर्जरी के टाइम पे क्या नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाएगा पेशेंट की। प्री ऑपरेटिव केयर, सामान्य प्री ऑपरेटिव केयर रहेगी, जो प्री ऑपरेटिव केयर अपन करते हैं वही रहेगी, बस इसमें स्पेसिफिक किया है कि प्री ऑपरेटिव पेशेंट जो है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर्जरी के पश्चात बाइल जूस जो है वो वॉमिट के रूप में बाहर निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो जैसे ही रहेगी, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव वाली बात है नहीं। 9th नंबर का अपने क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ब्राइट काउच एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, बेहोश रोगियों का कारण लिखे। तो इसमें है अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में कोमा और अनकॉन्शियस के कारणों को मुख्य 2 भागों में बांटा है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि वो किसी प्रकार का परसेप्शन नहीं कर पा रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, अपने द्वारा कोई एक्टिविटी की जा रही है उसको पूछा जा रहा है तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अनकॉन्शियस को स्ट्रक्चर का जो है ट्रॉमा, अगर ब्रेन में चोट लगने की वजह से मरीज कोमा में जा सकता है। वेस्कुलर डिजीज़ हो सकती है जैसे कि सेरिब्रल इन्फेक्शन, इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज, इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस लेयर की, इंसेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस, ब्रेन में पल्स कलेक्शन होना, न्यूप्लाज्म, टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है ड्रग्स की बहुत ज़्यादा मात्रा लेने पर, जैसे ओपियोइड्स से बैक्टीरियोरेट एंड एल्कोहल etc। लेट पॉइजनिंग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एक्सट्रीम बॉडी टेम्परेचर जो है वो या तो हाइपोथर्मिया हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, इस कारण से भी अनकॉन्शियस हो सकता है। सीजर से भी पेशेंट कोमा में चला जाता है, सीजर की वजह से भी। 5th कारण है वर्निंग इंसेफेलोपैथी। मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने से पहले विभिन्न डायग्नोस्टिक टेस्ट के द्वारा वास्तविक कारणों का पता किया जाना आवश्यक होता है। यह तो है अपना अनकॉन्शियस वाला बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा अपन देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑफ डायलिसिस पर अपन को एक नोट लिखना है। तो डायलिसिस के लिए देखते हैं डायलिसिस क्या होता है। यह है कि रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है, रक्त को छानने की एक विधि है जिसमें जब किसी व्यक्ति के वृक्क सही से काम नहीं कर रहे होते हैं या गुर्दे से जुड़े रोग, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थिति में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। जब वृक्क जो है किडनी अपने सही से काम नहीं करती है, वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करने में असक्षम होती है, तो उस टाइम पे डायलिसिस किया जाता है। प्रकार सामान्य 2 प्रकार का होता है, उदावरणीय डायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें सिंपल से प्रक्रिया इस प्रकार में रोगी के जो पेट है एब्डोमेन वाला पार्ट पर सर्जरी करके एक टाइटेनिक प्लग लगा दिया जाता है। ये घर पर ही किया जा सकता है, ये कम उपयोग में ली जाती है। मेनली हीमोडायलिसिस, ये आम विधि है। इसमें रोगी को खून को डायलिजर पंप किया जाता है और विधि को 3 से 4 घंटे लगते हैं। ब्लड पूरा डायलिजर जो पंप है उसमें जाता है डायलिजर मशीन में और पूरा फिल्ट्रेशन होकर
आता है वो वापस बॉडी में, तो इसमें 2 से 3 घंटा लग जाता है। लाभ और हानि क्या है इसके प्रियोस्कोज लाभ। एक तो निम्न मृत्यु दर है, जो यूरिक एसिड जो मात्रा बढ़ती है, अन्य टॉक्सिन जो बढ़ते हैं वो निकलने की वजह से मृत्यु दर कम होती है। ब्लड प्रेशर और पेट में ऐंठन बनने से नियंत्रण होता है। हेमोडायलिसिस वाले से न्यून आहार नियंत्रण आहार कर सकता है, उसमें वरना आयुर्वेद फ्लूट के भरोसे रहना पड़ता। हानि क्या है, स्वतंत्रता प्रतिबंध रहती है, तो अफकोर्स लिए 2 या 3 दिन में, 4 दिन में, डायलिसिस 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन करना ही होता है। विश्वसनीय तकनीक क्या हो सकता है, इतनी सिंपल तकनीक जो जल्दी से, इससे सिंपल वाली हो सकती है कोई तो वो है। प्रक्रिया जटिल होती है, ऐसा पूरा बॉडी का जो ब्लड है वो चेंज करना होता है, मतलब पूरा बाहर जाता है एक बार, वापस मशीन में होता है, तो बहुत डायलिसिस मशीनों को स्थापित करने और साफ करने का एक व्यक्ति को ब्लड को अगर फिल्ट्रेशन किया तो उसको पूरी को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड में किसी प्रकार की डिजीज़ होने के कारण अगर अन्य व्यक्ति का भी डायलिसिस उस मशीन के द्वारा अगर किया गया है तो वो सारी डिजीज़ उसमें जा सकती है। नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, चेक असेस साइट, पेशेंट की जो फिस्टुला और ग्राफ्ट को सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। ग्राफ्ट के स्थान पर संक्रमण के लक्षण चेक करेंगे। मरीज को सभी ड्रग्स ध्यानपूर्वक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। मरीज के दर्द एवं असुविधाओं को असेस करेंगे। पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन को असेस करेंगे, जो कॉम्प्लिकेशन है उसको असेस कर लेंगे। मरीज की आवश्यकताओं, पोषण भोजन जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उनको प्रदान करेंगे। पेशेंट की त्वचा को क्लीन एंड वेल मॉइस्चर रखेंगे। फ्लूइड इम्बैलेंस है तो मॉनिटर करना, इनटेक आउटपुट चेक करेंगे, या तो फ्लूइड ज़्यादा बढ़ रहा है, बॉडी में कम है उसका पता करेंगे। हेल्थ एजुकेशन उसको प्रदान करेंगे। तो इसी प्रकार से डायलिसिस द्वारा क्वेश्चन भी फिनिश होता है।